इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे बुनियादी चीज है, जो सबसे बेसिक चीज है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? All the materials, including solids, liquid, and gases, they contain basic particles of electric charge that cause electron and proton. ठीक है, ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। And electron is the smallest amount of electric charge having the characteristics called negative polarity, whereas proton has the positive polarity. इलेक्ट्रॉन की जब भी आप बात करती हैं तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव पोलैरिटी है, यानी कि इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ विद and it is carrying the positive charge. So the arrangement of electrons and protons determines the electrical properties of all the substances, whatever, either they are solids, liquid, or gases. ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। फॉर एग्जाम्पल, आप जब दो मटेरियल्स को रब करते हैं तो उसके रिजल्टेंट में क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। लाइक एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी सब्सटेंस में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, क्रिएट नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, जब आप रब करेंगे तो वो जस्ट शेयरिंग हो रही, ट्रांसफर हो रहे हैं। लाइक एक सब्सटेंस पे और इलेक्ट्रॉन से तो वो दूसरे में चले गए। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। द मटेरियल विच लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, वो ब्रांच जो एट रेस्ट स्टैटिक चार्जेस के साथ डील करती है और उनकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज के साथ, उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Whereas when the charges are in motion, वही चार्जेस जब मूव कर रहे होंगे, then the branch is termed as electricity and magnetism. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, इनको कभी मिक्स नहीं करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो डील करती है चार्जेस एट रेस्ट के साथ, और जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है इट डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट द सिल्क, आप ग्लास रॉड को जब किसी सिल्क के साथ रब करते हैं तो द रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, वेयर एज सिल्क की चार्ज नेगेटिवली। सिल्क जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो रही है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ चार्ज? ठीक है, इट्स the unit of charge is called the coulomb, and 1 coulomb is defined as the charge of this amount, 6.25 into 10 raised per 18 electrons or protons stored in a dielectric is equal to 1 coulomb। यानी कि 1 coulomb किसके इक्वल है? अगर हम coulomb को डिफाइन करते हैं, that 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 raised per 18 electrons or protons that are stored in dielectric। ठीक है, डायलैक्ट्रिक ऐसे मटेरियल है जिसमें आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। दोनों पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। अमाउंट दोनों की सेम होती है। साइन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लेंगे तो नेगेटिव, या प्रोटॉन पे आप ले रहे हो तो पॉजिटिव, बट अमाउंट दोनों में इक्वल होती है। द चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। इसी तरह से दो प्रोटॉन है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दोनों को ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ऑपोजिट पोलैरिटी के जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो सेम पोलैरिटी के होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की जो वैल्यू होती है वो ये है इन टर्म्स ऑफ कूलम। ठीक है, इट इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दोनों का चार्ज जो है वो अमाउंट जो है हमेशा सेम होती है, साइन चेंज होगा, जस्ट अमाउंट जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के लिए। द न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ये है, और प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का के मैसेज है।
ठीक है। इन जो चार्ज की अमाउंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। दोनों की मास डिफरेंट है बट चार्ज सेम है। चार्ज जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। पोल्स ऑफ चार्ज, a single isolated charge can be called an electric monopole, ठीक है। इसमें कोई पोल नहीं होते हैं, मोनोपोल। ये एक सिंगल चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक मोनोपोल के तौर पे एक्ट करेगा। अगर एक से ज्यादा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में, लाइक एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है, एंड दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, देन दे फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपके पास दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये मिलके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, ठीक है। एंड टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड डाइपोल्स क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। और अगर इस तरह के दो डाइपोल हैं, एक तो ये डाइपोल हो गया, इस तरह का अगर आप कोई डाइपोल लेते हैं, ये भी एक डाइपोल है, तो ये आपके पास पूरा एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल बनेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड जो है सेम होती है। देन ऑल चार्जेस ऑब्जर्व्ड इन नेचर आर मल्टीपल्स ऑफ दीज फंडामेंटल चार्जेस। नेचर में पाए जाने वाले जितने भी चार्जेस हैं वो इन फंडामेंटल चार्ज का, जो कि हमारे पास बेसिकली है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल है, एंड इट इज नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी नेचर में पाए जाने वाले चार्जेस हैं वो इस फंडामेंटल चार्ज के, इस एलिमेंट्री चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल के होंगे, ठीक है। एनी चार्ज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस रिलेशन, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। इस रिलेशन से आप कोई भी चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। here n is an integer number, it varies from 0 to infinity, and here e is the unit of arbitrary elementary charge, a fundamental charge, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज का ये यूनिट है E, and its value is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो प्रोटॉन है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, जस्ट साइन चेंज वेरी करेगा, प्लस फॉर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्जेस। एंड हियर E इज द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। ये एनर्जी का रिलेशन है, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंड सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम L n इज इक्वल टू n h कट, ठीक है, इट इज क्वांटाइज्ड। तो इसी तरह से चार्ज जो है वो भी क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज E, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा, चार्ज की वैल्यू हमेशा आपके पास कोई होल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल -e +2e -2e -5e एंड सो ऑन, ठीक है। ये कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होगा, लाइक 3 पॉइंट समथिंग और 3 डिवाइडेड बाय समथिंग एंड सो ऑन। कभी भी आपके पास ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, ये हमेशा आपके पास एक कंप्लीट यानी कि इंटीजर मल्टीपल होगा, होल नंबर में होगा, बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन have negative charge, proton has positive charge, and neutron has zero. But proton, electron, they are made up of quarks, ठीक है ना। ये क्वार्क से मिलके बनते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ये बनते हैं वो क्वार्क्स होते हैं। एक प्रोटॉन जो है वो 3 क्वार्क से मिलके बनता है, ठीक है ना। द प्रोटॉन हैज 3 क्वार्क्स विद चार्ज +2/3e +2/3e एंड -e/3, ठीक है। 3 क्वार्क्स का चार्ज है और इन तीनों क्वार्क से मिलके जो है वो एक प्रोटॉन बनता है। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है
उनका चार्ज जो है वो ये है, इनको जब आप ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास ईच पार्टिकल का चार्ज जो है वो ई आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं, इसी तरह से चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, बिफोर एंड आफ्टर एनी चेंज अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज सेम, ठीक है ना। किसी रिएक्शन से पहले, किसी चेंज से पहले जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी वो, और उस रिएक्शन से या उस चेंज के बाद जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, वे दोनों इक्वल होंगे, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे होल्ड करेगा। When there is no change in amount of the charge before and after certain change, then it is called the conservation of charges. For example, again, when you a glass rod is rubbed with silk, the glass rod gets positive charge and silk gets equal amount of negative charge. ठीक है, जैसे आपने इनको रब किया, एक चीज पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक नेगेटिव चार्ज होगी। ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए सिल्क को, जब ट्रांसफर हो गए तो पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, और सिल्क ने चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब रबिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने चार्ज क्रिएट कर दिए, चार्जेस कभी भी क्रिएट नहीं होते, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं जब आप दो सब्सटेंस को रब करते हैं। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बट टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर चेंज इज कंजर्व, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। लाइक अगर ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क को ट्रांसफर किए हैं, तो वो 10 जो है वो सिल्क जो है वो गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये यहाँ पे 10 की डेफिशिएंसी हुई है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चार्जेस कहीं बाहर चले जाए, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफर जरूर होंगे, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम रहेगी। लाइक अगर आपके पास चार्ज जो थे उसकी अमाउंट जो थी वो 10 कूलम, आफ्टर ट्रांसफर भी वो टोटल अमाउंट चार्ज इसकी 10 कूलम ही रहेगी। सिमिलरली पेयर एनिहिलेशन है, पेयर प्रोडक्शन है, ठीक है ना, इन सब में अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल रहती है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर आपको 2 गामा रेज देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 2 गामा रेज को आप जब करते हैं तो 2 गामा रे से आप पॉजिट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो चाहे वो पेयर इनिहिलेशन का प्रोसेस है, चाहे वो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है, दोनों सूरतों में आपके पास बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चार्जेस जो है वो इक्वल रहेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगी। ओके, दोज मटेरियल्स through which charges can flow easily and they have free electrons, they are called conductors. For example, इसमें metals आ जाती हैं, copper, iron, निकल, कोबाल्ट, ये सब के सब कॉपर जो है नो मेटल एलिमेंट्स हैं, इनमें ये कंडक्टर कैटेगरी में आते हैं। इनमें से चार्जेस जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें एक्सेस में होते हैं, और दे हैव फ्री लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड नहीं होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस करंट। द पॉजिटिव ionic cores are considered fixed within the conductor. The materials which have charges through which the charges cannot flow, they are called the insulators, and electrons are tightly bound in such materials. इन materials के अंदर insulators में जो electrons हैं वो अपने nucleus के साथ tightly bound होते हैं, वो free नहीं होते हैं, इसलिए वो easily जो है वो valence band से conduction band में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। valence और conduction band के दरमियान में gap बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो easily move नहीं कर सकते हैं, तो वो insulators में current flow जो है वो नहीं होता है। For example, glass and plastic ये सब के सब जो है ये insulators कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ they have a conduction in conductors, conduction electrons are around about 10 raised by 23, ये कंडक्टर्स में 10 raised by 23 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर के केस में ओनली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वेयर एज इन सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में आते हैं, यानी कि ना वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना ही वो पुअर
इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसमें से किसी हद तक कंडक्टिविटी जो है वो पास हो सकती है, किसी हद तक करंट जो है वो गुजर सकता है, ठीक है। इनकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स की, एंड दे आर टर्म्ड एज सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो सिंगल सेमीकंडक्टर्स एंड दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड देयर आर मेनी कंपाउंड्स लाइक गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फोरस एंड सो ऑन, ठीक है। तो टिपिकल सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, दे आर रफली अबाउट 10 raised पर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कंडक्शन में कंडक्टर्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, सेमीकंडक्टर में उससे कम होते हैं, और इंसुलेटर में सबसे कम होते हैं, उसमें सिर्फ ओनली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है। और अगर हम इसकी इनकी बात करें इन टर्म्स ऑफ ये तो बात ही इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसकी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बात करें, तो जो मटेरियल्स हैं कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। कोई जो मटेरियल जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। इसकी रेजिस्टिविटी अबाउट 10⁻⁻8 ओहम मीटर के करीब होती है, ये रेंज होती है गुड कंडक्टर्स की। इसके अलावा जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स की जो रेंज है रेजिस्टिविटी की, दैट इज रफली 10⁻11 to 10⁻16। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टर की सबसे कम होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है इन दोनों रेंज के दरमियान में लाई करती है, अराउंड अबाउट 2 into 10⁻11 ओहम मीटर, सॉरी 0.5 ओहम मीटर, ठीक है। जर्मेनियम की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 0.5 ओहम मीटर। The next is the Coulomb's law. What is the Coulomb's law? The force of, for example, we have 2 point charges Q1 and Q2, ठीक है। 2 point charges हैं आपके पास, they are separated by a distance r, उनके दरमियान में जो distance है r है। Q1 Q2 दोनों point charges हैं, ठीक है, point charges हैं ये, they are fixed in space। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना, जो भी फोर्स हो, क्योंकि अगर तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर ये दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं तो ऑपोजिटली चार्ज चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, तो फिर ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of charges, and it is inversely proportional to the square of the distance between these two charges। okay? उन दोनों के वो फोर्स है दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है, और दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Here Q1 Q2 over R, or F is equal to K Q1 Q2 over R square। Here Q is the K is the constant of proportionality, है ना। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से प्लेस किया तो हमारे पास K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स में जो K की मैग्नीट्यूड है, K की जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इट हैज द वैल्यू ऑफ 8.85 into 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एप्सिलॉन नॉट की इस वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में हम पुट करें तो के की यहाँ पे से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है दैट इज 9.9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में के की इस वैल्यू को पुट कर दें, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। नाउ वी कैन राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये जैसे हमने इसकी मैग्नीट्यूड लिखी थी, अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब देखें 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर तो Q1 अब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं,
Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू F12, फोर्स exerted by 1 on 2. Similarly Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी F21. ये 21 जो नोटेशन है इसका मतलब है चार्ज Q2 चार्ज जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी बट दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। F12 किसके इक्वल होगा? K Q1 Q2 ओवर R12 का स्केयर, 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस उसका स्केयर, और ये उसकी यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली जो 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ये होगी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड्स लॉ दीस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ? इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं? एक तो ये हमें सबसे पहले हमें ये क्या बताता है, इट टेल्स वेदर फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। एक तो हमें से ये पता चल रहा है कि फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान है या फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों चार्जेस के दरमियान में, यानी कि वो लाइक सिमिलर चार्जेस हैं या डिसिमिलर चार्जेस हैं। The resultant force can be calculated from vector sum of forces when assembly of charges under concentration. अगर आपके पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, इनके दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन रियल फोर्सेस फाइंड करते जाए, उनका सम लेंगे तो आप वेक्टर सम लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज्यादा एक आपके पास पॉइंट चार्ज है जो कि क्यू है और उसके ऊपर उसके सराउंडिंग में एन चार्जेस और पड़े हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज क्यू है और उसकी सराउंडिंग में एन और पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं, तो उस क्यू के ऊपर उन एन की वजह से जो फोर्सेस लग रही होंगी वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। F1 फोर्स वो होगी जो फर्स्ट चार्ज की वजह से क्यू के ऊपर लग रही है। F2 फोर्स वो होगी जो सेकंड चार्ज की वजह से क्यू के ऊपर लग रही है। F3 वो फोर्स है जो थर्ड चार्ज की वजह से क्यू के ऊपर लग रही है, एंड सो ऑन अप टू एन, ठीक है। तो इन तमाम फोर्सेस का आप वेक्टर सम ले लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स F आ जाएगी। Here F is equal to KQ, इसको अगर आप इसमें समेशन फॉर्म में लिखें, उसको कंबाइन करें तो ये आपके पास समेशन फॉर्म में आ जाएगी। सिंपली इसको फ्रॉम आई समेशन इसका वेरी करा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। इसमें वही आप चीज पुट करेंगे तो अगेन आपके पास ये चीज आ जाएगी। मैं वैल्यूज पुट करते जाएं, F1 क्या है, F2 क्या है, एंड सो ऑन। उसको फिर आप समेशन फॉर्म में कंबाइन कर लें, ठीक है। हेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर कोई मीडियम चार्जेस के दरमियान में रख दिया जाए, लाइक ये जो दो चार्जेस थे यहाँ पे इनके दरमियान में कोई और मीडियम नहीं था, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम, जो कूलम लॉ था वो इसके इक्वल था, सिंपली F इज इक्वल टू दिस, फोर्स की मैग्नीट्यूड थी। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में आप कोई मीडियम रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपने कोई इन दोनों के दरमियान में कोई चीज प्लेस कर दी है, कोई मीडियम प्लेस कर दिया है, और उस मीडियम की कोई ना कोई जाहिर सी बात है जो आप मीडियम उसके बीच में रखनी है उसकी कोई ना कोई परमिटिविटी भी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट मीडियम हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ epsilon r and that is placed between two charges, then the electrostatic force between them reduces given by। तो दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी मीडियम की वजह से, वो फोर्स जो है बाय दिस फैक्टर एप्सिलॉन और जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो कम हो जाएगी अगर आप उन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस कर सकते हैं। तो फिर फोर्स किससे इक्वल होगी? टोटल फोर्स विदाउट मीडियम डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर जिसके साथ वो रिड्यूस हो रही है। तो अब जब भी चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करेंगे तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? द कूलम्स लॉ सिंपली डिस्क्राइब्स कंप्लीटली हाउ इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस इन एटम, ठीक है, कैसे वो अट्रैक्ट करती हैं न्यूक्लियस के साथ, हाउ एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डेवलप इनटू सॉलिड्स और लिक्विड्स,
gases. The Coulomb's law not only holds for macroscopic charge particles, ठीक है, ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पे ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हम इनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड सो ऑन, ठीक है, इनके ऊपर भी कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड है. बट दिस इज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूव क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वो कहता है कि उस वक्त वैलिड नहीं है अगर चार्ज पार्टिकल्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करें, तो फिर आप उसके ऊपर कूलम्स लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर जब उस केसेस में फिर आपके पास कूलम्स फोर्सेस के अलावा न्यूक्लियर फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो इसलिए इसकी ये एक लिमिटेशन कह लें कि है कि इसको आपने हम उस कूलम लॉ को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब चार्जेस जो हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव ना कर रहे हैं या क्लोज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव ना कर रहे हैं, तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं.